हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी SSC पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो एग्जैक्ट 100% सिलेबस वाली क्लास कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम कवर करेंगे मुग़ल साम्राज्य को। और आज एक ही वीडियो में आपको पूरा मुग़ल साम्राज्य पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से, शिद्दत के साथ और ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ अंत तक बने रहें। और आज हम एक ही क्लास में पूरा मुग़ल काल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन नियमित रूप से आपको मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताए दे रहे हैं कि इससे पहले की जितनी भी क्लासें आप चैनल पर आइए और वहां पर प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पर आपको इससे पहले पूरा सिलेबस आपको वहां पर मिलेगा, तो आप वहां से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास जो बचे हुए हैं वह 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोग मेरे साथ 35 से 40 दिन अगर मेहनत कर लेंगे तो 100% आप लोग PT में क्वालिफाई करेंगे। तो इसी वाणी के साथ चलते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को दिया गया है पहला पॉइंट जो दिया गया है बाबर का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है बाबर का पूरा नाम, तो आपको बताना है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। यानी जो बाबर का पूरा नाम था वह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो फ्रेंड्स, यह आपसे बार बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं जो आपके PAT एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि हुआ है 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो फ्रेंड्स, इसे देखिएगा कि जो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें बाबर ने इल्तुतमिश, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है इब्राहिम लोदी, ना कि इल्तुतमिश, सॉरी फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। तो बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया गया और इसे युद्ध स्थल में मार ही दिया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो रणभूमि में मारा गया। आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जो रणभूमि में मारा गया। तो फ्रेंड्स, वह इब्राहिम लोदी है जो कि बाबर के हाथों रणभूमि में मारा गया। तो इसे आप लोग पानीपत का प्रथम युद्ध फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और आगे आपको दिया गया 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो फ्रेंड्स, इससे इंडिकेट कीजिएगा कि 27 अप्रैल 1526 यह आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट बन सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है भारत में सर्वप्रथम पानीपत की लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। यह पॉइंट जो फ्रेंड्स है आपसे बार बार पूछा जाता है कि भारत में किस लड़ाई में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया। तो वह जो लड़ाई थी वह पानीपत की प्रथम युद्ध था जो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आगे आपको दिया गया है खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। तो फ्रेंड, जो खानवा का युद्ध हुआ इसमें भी बाबर की जीत ही होती है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। अगला पॉइंट फ्रेंड्स आपको दिया गया है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, यह नारा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है और आपसे बार बार पूछा जाता है कि बाबर द्वारा किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, जिहाद का नारा जो बाबर द्वारा दिया गया है वह खानवा के युद्ध में दिया गया है जो कि 17 मार्च 1527 को बाबर और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे, आपको हम यह पहले ही बता चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि जो खानवा का युद्ध हुआ है इसी युद्ध में विजय श्री, आप लोग फ्रेंड देखिएगा, ये खानवा के युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी, यानी गाजी जो होता है फ्रेंड्स वह होता है काफिरों को मारने वाला। जो गाजी होता है वह काफिरों को मारने वाला होता है। इसकी उपाधि बाबर द्वारा धारण की गई थी। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे और मेरे साथ बने होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है घाघरा का युद्ध। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा कि अगला पॉइंट आपको दिया गया है घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध है फ्रेंड्स वह 5 मई
1529 ईस्वी को बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स, घाघरा के युद्ध में, इस युद्ध में भी बाबर द्वारा विजय हासिल की गई। फ्रेंड्स, जो घाघरा के युद्ध से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आपसे पूछा जाता है कि बाबर द्वारा ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा गया है जो कि जल और थल दोनों पर है। फ्रेंड्स, इससे इंडिकेट कीजिएगा कि बाबर द्वारा ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा गया है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, जो वह युद्ध जो है वह घाघरा का युद्ध है, जो बाबर और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो घाघरा का युद्ध है वह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध भी है। तो इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उनमें है विजयनगर और दूसरा मेवाड़। तो फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा क्या है, आपको बताना है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। और फ्रेंड्स, जो बाबरनामा से एक क्वेश्चन बनता है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो बाबरनामा फ्रेंड्स जो है वह तुर्की भाषा में लिखी गई। इसमें 2 हिंदू राजवंशों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें है एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़। तो फ्रेंड्स, इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, अकबर ने अब्दुल रहीम खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ से प्रश्न बनता है, आपको हम बता चुके हैं कि जो बाबरनामा है वह मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई, लेकिन अकबर के समय एक दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे अब्दुल रहीम खाना, उनके द्वारा जो बाबरनामा है उसको फारसी में रूपांतरण करवाया गया। तो इससे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आपको दिया वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था, हुमायूं को शेर शाह सूरी से पराजित होना पड़ा। और इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। फ्रेंड्स, आपको इसकी मैं जो अगर कहानी बताने पर आए तो इसमें जो है वह हुमायूं शेर शाह दूरी यानी सूरी द्वारा फ्रेंड्स पराजित हुआ। और उसके बाद आपको यहाँ पर नाम मिलता है कर्मनाशा नदी। आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स, कर्मनाशा नदी में हुमायूं द्वारा डुबकी मारी जाती है, यानी हुमायूं द्वारा घोड़े सहित कर्मनाशा नदी में कूद गया जब शेर शाह सूरी उसका पीछा कर रहा था। उसके बाद जो है वह हुमायूं कर्मनाशा नदी में डूबने लगा और उसकी फ्रेंड जो जान है वह निजाम एवं भिस्ती द्वारा बचाई गई। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है 17 मई 1540। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम, फ्रेंड्स आप लोगों को ऐसे ही पूछा जाएगा, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी से पराजित होना पड़ा था और विवश होकर निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि पहला युद्ध जो है वह जब हुआ था तो उसमें भी हुमायूं द्वारा यानी हुमायूं शेर शाह सूरी द्वारा पराजित हुआ। और उसके बाद फ्रेंड, जिसे आप चौसा के नाम से जानते हैं, और उसके बाद जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ उसमें भी हुमायूं बुरी तरीके से शेर शाह सूरी द्वारा पराजित हुआ। उसके बाद यह भटकता रहा इधर उधर। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध में विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस करा दिया। फ्रेंड्स, जब धीरे धीरे जो सूरी वंश था जिसकी स्थापना शेर शाह सूरी द्वारा की गई, वह जब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा तो फिर से हुमायूं ने मौका देखा और मौका देखकर सरहिंद के युद्ध में उस समय जो सूरी वंश का शासक था उसके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में हुमायूं पुनः विजयी हुआ और उसके बाद भारत पर उसने पुनः अपना राज्य स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, ये क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो सकती है। तो आप लोग मेरे साथ, अगर आपको पहले ही प्रयास में पीटी क्वालिफाई करना है तो मेरे साथ आपको अंत तक बने रहना है। फ्रेंड्स, आपको अगला पॉइंट दिया गया है, देखिएगा। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन करवाया। तो यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप इस पॉइंट को भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको दिया गया शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम जो कि 380 ग्रेन का हुआ करता था। फ्रेंड्स, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है और आपसे पूछा जाता है कि चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसके द्वारा चलाया गया। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, यह शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अगला पॉइंट दिया गया है, देखिएगा।
रुपया और दाम की विनिमय दर जो 1:64 हुआ करती थी, यह भी आपसे यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया। तो फ्रेंड्स यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स जो हुमायूं का मकबरा है, इसका निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा 1564 ईस्वी में करवाया गया। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आपको दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता। फ्रेंड्स यह पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह कथन कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है। तो यह कथन जो है फ्रेंड्स वह शेर शाह सूरी का है, आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वह बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। तो फ्रेंड्स आप लोग सासाराम इंडिकेट कीजिएगा। आपसे बार बार पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स आपसे सासाराम आपको दिया जाता है, तो आप लोग सासाराम को इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। यहाँ किला एक कोहना मस्जिद, वेरी इंपॉर्टेंट, किला एक कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह के द्वारा बनवाए गए। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है, दिल्ली का पुराना किला जिससे किला ए कोहना मस्जिद कहते हैं, और शेर मंडल इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही दिल्ली में करवाया गया। तो आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। फ्रेंड्स आपको जितने भी इस बुक में पॉइंट दिए गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 100% पेपर में पूछे जाने वाले पॉइंट है, तो आप लोग ध्यान से पूरी क्लास को सीखते हुए शिद्दत के साथ ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अकबर के बारे में। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो यह पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो फ्रेंड्स हुआ था कछवाहा। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया है, बिहारी मल या भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप लोग बिहारी मल या भारमल को इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है, अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि अकबर ने किस संप्रदाय को समर्थन दिया था, तो आप लोग बताइएगा। फ्रेंड्स अकबर ने चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था, आपसे यह बार बार पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, माहम अनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था। तो आपसे यह पूछा जाता है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। इसी कारण आदम खां को अकबर द्वारा 1562 में मारा गया। तो फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है दुर्गावती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर आप व्यू से बनती है। तो आप लोग देखिएगा, दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर की आक्रमण यानी अकबर द्वारा फ्रेंड्स गोंडवाना पर आक्रमण किया गया था 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इन वीर यानी इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली। तो आप लोग फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा, और दुर्गावती को आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है, अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आमने सामने हुए थे। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको अगला पॉइंट दिया गया, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है
कि राणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था, तो आप लोगों को बताना है। राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली, तो आप लोग फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा 1615 ईस्वी। इसमें जो महाराणा प्रताप के पुत्र हुए थे राणा अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर से संधि कर ली। फ्रेंड्स, आप लोगों को आज एक होमवर्क प्रश्न दिया जा रहा है। मैं देखता हूं कि मेरे कितने साथी जो है वह ईमानदारी पूर्वक इतिहास को उनको ज्ञान है या इतिहास के विषय में कुछ जानते हैं। तो आप लोगों को फ्रेंड्स बताना है कि जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आप लोगों से मैं दोबारा प्रश्न को रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। हम आपका आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में वेट करेंगे। तो आप लोग देखते हैं कि कितने लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं और इस प्रश्न का आंसर सही दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा कि मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जो है वह अकबर को ही है। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और आगे देखिएगा। अपने उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कीजिएगा कि अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिए कि 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों की दागने की प्रथा को पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके। तो फ्रेंड्स, जो घोड़ों को दागने की प्रथा अकबर द्वारा 1573 ईस्वी में पुनः शुरू की गई। तो इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है 1574 और 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जाता है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, तो आप लोग इसे भी बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग से पूछा जाता है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित थी। तो आप लोगों को बताना है कि अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वह दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया है कि मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया, यहाँ पर यानी फ्रेंड्स आपको मंगोलिया एक देश आता है जो कि मध्य एशिया के अंतर्गत आता है। तो आपसे यह पूछा जाता है, अगर मध्य एशिया ऑप्शन में न रहे तो आप लोग मंगोलिया को स्वेच्छा से टिक कीजिएगा कि अकबर द्वारा जो मनसबदारी व्यवस्था यानी प्रणाली है वह मंगोलिया से ही ग्रहण की गई है। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासन काल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया। तो फ्रेंड्स, यह भी आपके लिए एक बार यह प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है और तब से यह प्रश्न फ्रेंड्स चलन में आ रहा है। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली प्रचलन हुआ। तो फ्रेंड्स, जब्ती प्रणाली भी आपसे पूछा जाता है कि जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में शुरू हुआ। तो आप लोग बताइएगा कि जो जब्ती प्रणाली है फ्रेंड्स वह अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। तो इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है, आपको देखना है, एक तरफ आपको दिया गया मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधियाँ। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। यहाँ से 100% आपके पेपर में एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपको एक तरफ दिया गया है शासक और दूसरी तरफ दिया गया है उपाधियाँ। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। आप लोग देखिएगा, जो बाबर हैं, बाबर की उपाधि फ्रेंड्स जो है वह है पादशाह, मिर्जा और गाजी। तो आप लोगों से यह पूछा जाता है कि पादशाह, मिर्जा और गाजी ये किसकी उपाधियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह बताना है कि यह बाबर की उपाधियाँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना है हुमायूं ने जो उपाधि धारण की थी वह नासिरुद्दीन महमूद यानी मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद की उपाधि फ्रेंड्स हुमायूं द्वारा धारण की गई थी। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया अकबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि अकबर द्वारा धारण की गई थी। तो फ्रेंड्स उसके नीचे आपको दिया गया है जहांगीर। जहांगीर द्वारा
नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की गई? तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, इसकी उपाधि जो है वह जहांगीर द्वारा धारण की गई थी। फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया शाहजहां। शाहजहां द्वारा फ्रेंड्स अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। शाहजहां द्वारा अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन की उपाधि धारण की गई थी। और उसके बाद एक अगली उपाधि शाहजहां की आपको देखने को मिलेगी, मोहम्मद साहिब किरण एसानी। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा कि मोहम्मद साहिब किरण एसानी भी उपाधि आपको शाहजहां की देखने को मिलती है। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। औरंगजेब द्वारा फ्रेंड जो उपाधि धारण की गई वह अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, और दूसरी उपाधि बहादुर आलमगीर बादशाह और गाजी की उपाधि, ये भी आपको औरंगजेब की उपाधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद जो अगला मुगल बादशाह आपको दिया गया है वह दिया गया है मोहम्मद या मुअज्जम। जो मोहम्मद या मुअज्जम हुए हैं इनकी जो फ्रेंड्स उपाधि है वह बहादुर शाह की है। उसके बाद दिया गया है मुइजुद्दीन। जो मुइजुद्दीन बादशाह हुए हैं इनकी जो उपाधि है वह है जहांदार शाह। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है अजीउद्दीन के फ्रेंड्स जो उपाधि है वह आलमगीर द्वितीय। और अली गौहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अली गौहर को कीजिएगा, यह बार बार पेपरों में पूछा जाता है। अली गौहर की फ्रेंड जो उपाधि वह शाह आलम द्वितीय की है। और उसके बाद आपको दिया गया है रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला की जो उपाधि है फ्रेंड वह शाहजहां द्वितीय की है। उसके बाद फ्रेंड आपको दिया गया रोशन अख्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी कीजिएगा। रोशन अख्तर जो मोहम्मद शाह हैं इनका जो मूल नाम है फ्रेंड वह रोशन अख्तर है। तो यानी जो रोशन अख्तर है वह मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक सीख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा। आपको दिया गया है अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580 ईस्वी में आईने दहसाला, जो आईने दहसाला है फ्रेंड्स इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। तो फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। आपसे यह पूछा जाता है कि अकबर द्वारा दहसाला यानी आईने दहसाला जो व्यवस्था है वह कब शुरू की गई? तो फ्रेंड्स वह 1580 ईस्वी में शुरू की गई। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड दिया गया है जो आईने दहसाला है इसी प्रणाली को वास्तविक प्रणेता, यानी इस प्रणाली जो आईने दहसाला की प्रणाली इसके वास्तविक प्रणेता टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो आईने दहसाला इसी को टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आपको दिया गया है अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को ध्यान देना है कि जो दहसाला व्यवस्था है या पद्धति है इसी को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी, आप लोग फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा। यह यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहांगीर के समकालीन मोहसिन सानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही एक स्वतंत्र धर्म का उल्लेख किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा फ्रेंड, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसे याद कीजिएगा कि जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर था कि पारसी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। तो फ्रेंड्स आप लोग पारसी ब्राउन का यह कथन आपसे पूछा जाता है कि तुर्की सुल्तान के महल को स्थापत्य कला का मोती किसने कहा? तो फ्रेंड्स वह कहा है पारसी ब्राउन ने। तो भी इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। तो फ्रेंड्स 1582 आप लोग भूलिएगा नहीं, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिए कि अकबर ने 1582 ईस्वी में
तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की है? तो आप लोग उससे फ्रेंड्स यह पूछा जाता है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, यानी जो तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही, इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल, तो फ्रेंड्स अबुल फजल था, इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। और हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स आप लोग से पूछा जाता है कि एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दीन ए इलाही धर्म की यानी धर्म को स्वीकार किया था? फ्रेंड्स आपको बताना है वह बीरबल ही थे, जिनका नाम महेश दास था। फ्रेंड्स अब हमें जो देखना है वह देखना है मुगल कालीन साहित्य, और यहाँ से आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, और आपको एक तरफ दिया गया है मुगल कालीन साहित्य में ग्रंथ और उनके लेखक दिए गए हैं। दूसरी ओर तो आप लोग देखिएगा जो बाबरनामा है, बाबरनामा के लेखक आपको मिलेंगे बाबर। उसके बाद हुमायूं की जो आत्मकथा है फ्रेंड्स वह है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की लेखक जो हैं हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम है, तो फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा अकबरनामा, और अकबरनामा की जो है रचना वह अबुल फजल द्वारा की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है तुजुक ए जहांगीरी। जो तुजुक ए जहांगीरी है वह जहांगीर द्वारा लिखी गई जहांगीर की आत्मकथा है। उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया है पादशाह नामा, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। पादशाह नामा, इसकी रचना जो अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा फ्रेंड्स पादशाह नामा की रचना की गई है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है खुलासत उत तवारीख, तो आप लोग फ्रेंड इंडिकेट कीजिएगा खुलासत उत तवारीख। जो खुलासत उत तवारीख है उसकी स्थापना फ्रेंड्स सुजान राय द्वारा की गई, तो फ्रेंड्स इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको बनता है फुतुहात ए आलमगीरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, फुतुहात ए आलमगीरी इसकी जो रचना है फ्रेंड्स वह ईश्वर दास नागर द्वारा की गई। उसके बाद आपको दिया गया है नुस्खा ए दिलखुशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नुस्खा यानी नुस्खा ए दिलकुशा। जो नुस्खा ए दिलकुशा है फ्रेंड्स वह भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भी आपसे बार बार पूछी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है तबकात ए अकबरी। जो तबकात ए अकबरी है इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई है, तो फ्रेंड्स इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है अकबर ने अपने राज कवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। तो फ्रेंड आपसे पूछा जाता है जो फैजी है वह किसके जो समय पीरियड से संबंधित है? तो जो फैजी है वह अकबर के समय काल से संबंधित। और अकबर जो फैजी है फ्रेंड्स यह एक प्रकार का दुभाषिया है, यानी यह जो है वह अलग अलग भाषाओं का ज्ञाता है। तो इन्हीं के अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर द्वारा की गई, तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है अकबर के आदेश पर महाभारत के विभिन्न भागों का यानी रज्मनामा नामक यानी नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो वह रज्मनामा नाम से किया गया। और इसका अनुवाद किसने किया? अगर आपसे पूछा जाए तो वह नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी द्वारा किया गया। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है बदायूनी ने रामायण का, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। जो बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। तो फ्रेंड्स इन पुस्तकों को भी आप लोग नहीं भूलिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कमल यानी जरी कलम की उपाधि प्रदान की। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? तो वह मोहम्मद हुसैन को प्रदान की। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे पॉइंट पर अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है हर विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडिकेट कीजिएगा हर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से संपादित किया जाता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे जिन्हें युग प्रधान, फ्रेंड्स आप लोग जरी कलम, जगत गुरु और युग प्रधान इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इससे आप लोग ईमानदारी पूर्वक सीखिएगा और यहाँ से प्रश्न 100% बनता ही है। चलिए फ्रेंड चलते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिएगा, मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाए कि अमेरिका की खोज किसने की, यह आपका होमवर्क का प्रश्न बनता है। आप लोगों को बताना है कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई, जिसका उल्लेख जो है वह अबुल फजल करता है। फ्रेंड्स आप लोगों को यह बताना है। आप लोगों का मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भारी मात्रा में कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अकबर द्वारा किए गए सुधार। आपको एक सुधारों की ये चार्ट आपको प्रस्तुत किया गया है, आप लोग इसे देखिएगा और अकबर द्वारा किए गए सुधारों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा, एक तरफ आपको दिया गया सुधार और दूसरी तरफ दिया गया सुधार से संबंधित वर्ष, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपको जो पहला दिया गया है दास प्रथा का अंत, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया। अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, और अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना फ्रेंड जो है वह 1575 में, और मजहर की घोषणा 1579, और दीन ए इलाही की घोषणा फ्रेंड्स 1582, यानी जो मजहर की घोषणा है वह 1579 और दीन ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की गई। फ्रेंड्स हम आपको इसको दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग वहां से इसे याद कर सकते हैं। और हम इसका जो फ्रेंड्स PDF है वह आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, और आगे आपको दिया गया है राल्फ फिंच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। राल्फ फिंच जो कि 1583 से 86 ईस्वी फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जाता है कि पहला अंग्रेज व्यापारी जो भारत की यात्रा पर आया था तो वह राल्फ फिंच था, और यह किसके समय अगर पूछा जाए तो अकबर के समय आया था। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, आपको दिया गया है अगला पॉइंट, 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना खोल दिया। तो फ्रेंड यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, अगर पूछा जाए इबादत खाने का निर्माण तो 1575, लेकिन जो सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोला गया फ्रेंड्स वह 1578 में खोला गया। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया गया है, मुगल बादशाह एवं उनके मकबरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक तरफ आपको दिया गया है मुगल बादशाह और उनसे मकबरे, उनके संबंधित की मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। पहला आपको दिया गया है मुगल बादशाह बाबर, जो फ्रेंड्स बाबर का मकबरा है वह काबुल में है। हुमायूं का मकबरा जो फ्रेंड्स है वह दिल्ली में है। अगला आपको दिया गया अकबर का जो मकबरा है वह सिकंदर आगरा में स्थित है। जहांगीर का फ्रेंड्स मकबरा जो है वह शाहदरा लाहौर में है। उसके बाद आपको दिया गया शाहजहां का फ्रेंड जो मकबरा है वह आगरा में है। और जो उसके बाद आपको दिया गया है औरंगाबाद, फ्रेंड जो औरंगाबाद का मकबरा है यानी औरंगजेब, जो औरंगजेब का मकबरा है वह औरंगाबाद दौलताबाद में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे इंडिकेट कीजिए। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिए, आपको दिया गया है अगला पॉइंट, अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। तो यह फ्रेंड्स आपसे इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अकबर द्वारा मजहरनामा की घोषणा कब की गई, तो वह 1579 ईस्वी में की गई। आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा, अगला पॉइंट आपको दिया गया है, आप लोग इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, यानी जो मजहरनामा, यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न जो है वह एक बार आपको IAS के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया कि अकबर द्वारा जो मजहरनामा शुरू किया गया था उसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो वह अबुल फजल के पिता शेख मुबारक द्वारा तैयार की गई थी। फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है, मजहर को स्मिथ और
वुलजले हेग ने अचूक आज्ञापत्र कहा है। फ्रेंड्स, दो इतिहासकार हुए हैं, एक स्मिथ और अगला वुलजले हेग ने जो मजहर है अकबर द्वारा शुरू किया गया उसे अचूक आज्ञापत्र कहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला पॉइंट आपको दिया गया है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। तो आप लोग यह उपाधियां जो है अकबर की सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। तो फ्रेंड इससे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक 22 वर्ष 24 दिन की अवस्था में हुआ और उन्हें नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। तो फ्रेंड्स या आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपको दिया गया, दू अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर द्वारा चलाई गई। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा कि दू अस्पा और सिंह अस्पा, जो दू अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा है फ्रेंड्स यह जहांगीर द्वारा चलाई गई। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि यानी चित्तौड़गढ़ की संधि होती। फ्रेंड्स ये राणा प्रताप के पुत्र हुए हैं राणा अमर सिंह, इन के द्वारा और मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा एक संधि होती जिन्हें चित्तौड़गढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं और अगला पॉइंट आपको दिया गया है प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके पेपर में सभी एग्जामों में एक या दो प्रश्न जनरली देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इससे ईमानदारी पूर्वक सीखिएगा। आपको एक तरफ दिया गया है स्थापत्य एवं स्थल, दूसरी तरफ आपको दिया गया है निर्माणकर्ता और आपको अंत में दिया गया है वर्ष। तो आप लोग देखिएगा आगरा फोर्ट की अगर आपसे निर्माणकर्ता पूछा जाए तो आगरा फोर्ट की स्थापना जो है वह अकबर द्वारा और 1565 से 73 के समय में किया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए अगला पॉइंट फतेहपुर सीकरी। जो फतेहपुर सीकरी है इसकी स्थापना भी अकबर द्वारा 1571 से 1585 ईस्वी के मध्य में की गई। तो इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है चार मीनार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चार मीनार की स्थापना कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 ईस्वी में किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया निसात बाग की स्थापना आसिफ खान द्वारा 1633 ईस्वी में की गई। तो फ्रेंड्स इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया ताजमहल की जो स्थापना है वह शाहजहां द्वारा 1631 से 48 ईस्वी के मध्य में करवाया गया। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा अगला आपको दिया गया है जामा मस्जिद की स्थापना जो है फ्रेंड्स हुआ शाहजहां द्वारा 1650 से 1656 ईस्वी के मध्य में किया गया। तो इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है लाल किला की स्थापना जो है फ्रेंड्स हुआ शाहजहां द्वारा 1638 से 48 के मध्य लाल किले की स्थापना शाहजहां द्वारा करवाई गई। तो इससे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया हवा महल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में की गई। तो फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट को आप लोग देखिएगा। हम आपको इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा, आप लोग इसे देखिएगा। आपको हम पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फ्रेंड्स इसको थोड़ा छोटा करते हैं जहां से आप लोगों को यह पूरा नज़र आ जाए। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए चलते हैं आगे और आगे आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा। आगे आपको दिया गया है विलियम हॉकिंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स कीजिएगा। विलियम हॉकिंस जो कि 1608 से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार। अगर फ्रेंड्स यह पूछा जाए कि विलियम हॉकिंस जहांगीर से आकर कहां पर मिला था तो वह जो विलियम हॉकिंस है वह जहांगीर से आकर आगरा में मिला था। तो फ्रेंड्स इससे इंडिकेट कीजिएगा। आगरा में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा
जेम्स प्रथम का अंग्रेजी राजदूत था, जो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज। फ्रेंड्स, यह जो विलियम हॉकिंस यह किसी राजा द्वारा भेजा गया भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज है, तो इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है, जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता थॉमस रो। आप लोग देखिएगा, थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए विलियम हॉकिंस के बारे में, विलियम हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिला, वहीं पर जो थॉमस रो है वह जहांगीर से अजमेर में आकर मिला। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको दिया गया है, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर आर्मीनिया कि एक स्त्री से उसका विवाह करवाया। तो फ्रेंड, यह पॉइंट भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह भी करवाया और इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर द्वारा उसे प्रदान की गई। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया, पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय भारत आया। तो फ्रेंड, पीटर मुंडी को याद कीजिएगा और यह शाहजहां के समय में भारत आया था। तो आप लोगों को वही पॉइंट करवाया जा रहा है फ्रेंड्स, जो कि आपको यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग, ये क्लास थोड़ा सा लंबी हो सकती है, आप लोग घबराएं नहीं। अगर आपको प्रथम प्रयास में ही यूपी ट्रिपल एससी क्वालिफाई करना है तो आपको क्लास में बने रहना है और अंत तक, और क्लास को पूरा और पर डे देखना है। और आप लोगों को मैं दावा करता हूँ कि 100% आपका मैं 40 दिन में पूरा यूपी ट्रिपल एससी पीटी का सिलेबस करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे ध्यान दीजिएगा और पर डे आप लोग क्लास को देखा कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको अगला पॉइंट दिया गया है, देखिएगा। जहांगीर के दरबार में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किसके दरबार से संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है कि यह जहांगीर के दरबार से संबंधित है। उसके बाद अगला पॉइंट आपको फ्रेंड दिया गया है, सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, यानी उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र और उस्ताद यानी नादिर उज्जमा अबुल हसन को उपाधि प्रदान की। तो फ्रेंड, इससे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ, इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। तो जो फ्रेंड्स, जो अबुल हसन था वह व्यक्तियों का बहुत ही बेहतरीन चित्र बनाता था और जो उस्ताद मंसूर थे वह पक्षियों की चित्रकारी करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक ए जहांगीरी रखा। तो फ्रेंड्स, इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला पॉइंट, आप लोग समझिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया गया। तो फ्रेंड, इससे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि भारत में किस मकबरे में सबसे पहले पित्रा देवरा पद्धति का प्रयोग किया गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा पित्रा देवरा पद्धति। तो आप लोगों को पूछा जाता है तो आप लोगों को आंसर बताना है कि एतमाउद्दौला के मकबरे में सबसे पहले पित्रा देवरा पद्धति की जो है शुरुआत की गई, यहीं से मानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखिएगा, यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर की बनाई गई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत में बना पहला संगमरमर का मकबरा कौन सा है। तो आप लोगों को बताना है एतमाउद्दौला का मकबरा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो आप लोग इससे भी इंडिकेट कीजिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, अगर आपसे पूछा जाता है तो वह दिल्ली में स्थित है। चलिए फ्रेंड, देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरून निसा की पुत्री थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे इंडिकेट किए, लाडली बेगम शेर ए अफगानी या मेहरून निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड, देखिएगा अगला पॉइंट है, महाबत खां ने वर्ष 1626 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। और अगला पॉइंट आपको दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपसे यह पूछा जाता है महाबत खां का विद्रोह किसके समय हुआ। तो वह विद्रोह जो है जहांगीर के समय हुआ 1626 में। तो इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया 5 फरवरी 1592 ईस्वी लाहौर
में शहजादा खुर्रम, जिसे आगे चलकर हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, शाहजहां का फ्रेंड्स अगर आपसे जन्म पूछा जाता तो वह 5 फरवरी 1592 ईस्वी को होता है, तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। यानी फ्रेंड्स चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है मुगल शासक अगर और उनके प्रसिद्ध नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ आपको मज़ेदार प्रश्न, यानी मज़ेदार नाम भी और मज़ेदार प्रश्न भी फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग देखिएगा। आपको एक तरफ दिए गए हैं मुगल शासक और दूसरी तरफ उनके प्रसिद्ध नाम। तो फ्रेंड्स औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था, उनका जो नाम प्रसिद्ध था वह जिंदा पीर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है जहांदार शाह, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फारूक सियर को घृणित कायर, रफ़ी उद्दरजात को कठपुतली शासक, मोहम्मद शाह को रंगीला, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर और फ्रेंड्स बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जाना जाता। तो फ्रेंड्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कि कर लीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, और आगे आपको दिया गया है उनकी माता जो कि खुर्रम, फ्रेंड्स जो खुर्रम का जन्म हुआ है 1592 ईस्वी में, फ्रेंड्स आपको यह दिया गया है जो खुर्रम का जन्म हुआ 5 फरवरी 1592 ईस्वी का हुआ। तो यही खुर्रम के विषय में हमें आगे बात करना है। आपको दिया गया खुर्रम यानी इनकी माता मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि खुर्रम की माता कौन थी, तो आपको बताना है जगत गोसाई, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आपको दिया गया है 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उनका विवाह हुआ, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स अगर आपसे यह पूछा जाता है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको बताना है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम जो है वह अर्जुमंद बानो बेगम है। तो यहाँ से आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिएगा, आपको दिया गया है 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ईशानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यह पूछा जाता है कि शाहजहां द्वारा गद्दी कब धारण की गई, तो वह 1628 ईस्वी में की गई। तो आप लोग इससे देखिएगा। और अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ईशानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है, आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो वह दारा शिकोह द्वारा, और सिर-ए-अकबर नाम से किया गया, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए इतिहासकार फ्रेंड्स हुए हैं लेन पुल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि लघु अकबर किसे कहा जाता है, तो वह दारा शिकोह को कहा जाता है। और किसने कहा, तो इतिहासकार लेन पुल ने कहा। तो फ्रेंड्स इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है कि शाहजहां ने दारा को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, वह शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट आपको दिया गया है मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी प्रथा रिवाज जो सिजदा समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा कि जो शाहजहां ने बलबन द्वारा जो बलबन सिजदा और पैबोस शुरू करता था, उसमें से जो सिजदा था वह शाहजहां द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट है मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। आपसे पूछा जाता है कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो आपको बताना है कि जो औरंगजेब है उनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला प्रश्न। अगला पॉइंट आपको दिया गया है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध होता है। तो आप लोग फ्रेंड धर्मत का युद्ध याद रखिएगा, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होता है। फिर उसके बाद फ्रेंड अगला युद्ध आपको दिया गया सामूगढ़ का।
आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। सामूगढ़ का युद्ध जो है वह 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ, तो इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। अगला युद्ध देखिएगा फ्रेंड, उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध आपसे अगर पूछा जाता है तो वह देवराई का युद्ध है, तो फ्रेंड इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है, औरंगजेब ने बीजापुर 1686 एवं गोलकुंडा 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया। तो फ्रेंड आपसे पूछा जाता है औरंगजेब द्वारा बीजापुर को 1686 तथा गोलकुंडा को 1687 में जीता गया। आपसे यह इंपॉर्टेंट बन सकता है। फ्रेंड्स अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा। अगला पॉइंट आपको दिया गया, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यह भी आपसे एसएससी लेवल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है, औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थे। तो फ्रेंड इसे भी इंडिकेट कीजिएगा कि जो औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं की कितनी संख्या थी, तो वह 31.6% थी। तो फ्रेंड आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है, अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के काल में यह 22.4% था। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है, अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की, किंतु औरंगजेब ने उसे पुनः 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। तो फ्रेंड आपसे पूछा जाता है कि अकबर द्वारा जो जजिया कर समाप्त कर दिया गया था 1564 में, उसे पुनः अकबर यानी औरंगजेब द्वारा कब लगाया गया, तो वह 1679 ईस्वी में लगाया गया। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया। निर्माण जो है वह फ्रेंड्स 1651 से 61 ईस्वी में करवाया। तो रबिया उद दौरानी को आप लोग याद कीजिएगा। इससे जो फ्रेंड्स औरंगजेब द्वारा मकबरा का निर्माण करवाया गया, उसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसको द्वितीय ताजमहल भी, अगर आपसे पूछा जाए ताजमहल का फुहड़ नकल या द्वितीय ताजमहल या बीबी का मकबरा, तो आप लोग बताइएगा कि औरंगजेब द्वारा बनवाया गया अपने प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के लिए। तो फ्रेंड आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड अगला पॉइंट आपको दिया गया है, मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया, औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा साहिबात उज जमानी की उपाधि। फ्रेंड्स वह जो जहां आरा हैं वह औरंगजेब की बहन है, इनको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया कि दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद, अगर फ्रेंड्स ऐसे आपसे मोती मस्जिद पूछी जाती है तो वह शाहजहां द्वारा उसका निर्माण करवाया गया। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो वह औरंगजेब द्वारा करवाया गया। तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है, आप लोग देखिएगा। मुगल प्रशासन में आपको दिया गया है मुहतसिब जन आचरण का निरीक्षण विभाग का प्रधान था। तो फ्रेंड्स आप लोग मुहतसिब को याद कीजिएगा, यह था जो वह जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान मुहतसिब हुआ करता था। तो आप लोगों से यह पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया, वैश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उनका नाम शैतानपुरी रखा गया। तो फ्रेंड आप लोगों को यह भी इंडिकेट करना है। उसके बाद फ्रेंड देखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ग शामिल थे, तो फ्रेंड्स मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग शामिल थे। इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला पॉइंट आपको दिया गया है, अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। तो फ्रेंड्स जात और सवार व्यवस्था अकबर अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में लागू करता है। इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। तो आप लोग देखिएगा कि मुगल काल में जो माल शब्द था वह एक भू राजस्व से संबंधित शब्द था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, आपको दिया गया है, पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में
तंबाकू भारत में लाया गया, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा कि तंबाकू जो है वह एक पुर्तगाली शब्द है और पुर्तगाली द्वारा ही भारत में 1605 ईस्वी में लाया गया, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख में युक्त सिक्के चलाए गए। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है राम सीता की आकृति के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, तो वह जो सिक्के हैं वह अकबर के द्वारा चलवाए गए, तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद आपको फ्रेंड दिया गया है मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, तो आप लोग फ्रेंड्स इंडिकेट कीजिएगा कि मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था, दरोगा कहा जाता था, आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था मुगल काल के समय। दाम अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। दाम जो है फ्रेंड्स वह अकबर के द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का है, इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिएगा, आगे आपको दिया गया है चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया। तो फ्रेंड अगर आपसे यह पूछा जाए कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसके समयकाल से माना जाता है, तो वह हुमायूं के समयकाल से माना जाता है। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ बने हैं और क्लास का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है अकबर ने अनेक ग्रंथों में चित्रित करवाया, यानी अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा था, यानी हजमा है। तो फ्रेंड्स आप लोग से पूछा जाता है कि दस्तान ए अमीर हमजा संबंधित है, तो वह अकबर के काल से संबंधित है। आपसे सिंपल वे में इससे यही प्रश्न बनेगा। उसके बाद चलिएगा फ्रेंड देखिएगा जहांगीर के काल को मुगल काल का चित्र यानी मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो फ्रेंड वह जहांगीर के काल को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर यानी पाबंदी लगा दी थी, तो फ्रेंड इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिएगा अगला प्रश्न औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि किसके काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई, तो वह औरंगजेब के काल में ही लिखी गई और औरंगजेब संगीत को प्रतिबंधित भी करवा दिया था। तो आशा करते हैं फ्रेंड आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए आगे, और आगे आपको दिया गया है औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तो फ्रेंड आपसे यह पॉइंट जो है वह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो फ्रेंड औरंगजेब वीणा बजाता था। फ्रेंड अगर यहाँ पर आपसे हम एक प्रश्न थोड़ा सा पीछे चलते हैं और करते हैं कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, आपको बताना है, तो आप लोग बताइएगा। तो फ्रेंड आपको अगला दिया गया है तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। तो फ्रेंड आप लोगों से तोड़ी राग पूछा जाता है कि यह किस काल में गाया जाता है, तो यह प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे आपको दिया गया है हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनकी अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है हरिदास के शिष्य के बारे में, तो आपको बताना है तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं आगे और आगे देखते हैं कि आपसे आगे और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा आगे आपको दिया गया है अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि तानसेन और स्वामी हरिदास संबंधित हैं, तो अकबर के काल से संबंधित है, इसे आप लोगों को याद रखना है। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है तानसेन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिए कि रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे आपको दिया गया है अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न भी आपसे यूपी पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें हजारों बार पूछा गया, तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया विलास खां
जहांगीर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ था। तो फ्रेंड्स आप लोगों से विलास खां के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा कि विलास खां जो है वह जहांगीर के कॉलेज से संबंधित माने जाते हैं। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है, माहम अरंगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल और खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। तो आप लोग मदरसा ए बेगम को याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आपको दिया गया है, आप लोग देखिएगा, मुगल कालीन लेखक एवं उनकी पुस्तकें। तो आप लोगों को एक तरफ दिया गया है लेखक और दूसरी तरफ दिया गया पुस्तकें। फ्रेंड्स यहाँ से आपके पेपर में 1 या 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, तो आप लोग इससे इंडिकेट कीजिएगा। आप लोगों को दिया गया है निजामुद्दीन अहमद द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है तबकात ए अकबरी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है, तो वह निजामुद्दीन अहमद है। उसके बाद आपको दिया गया तारीख़ शेरशाही। जो फ्रेंड्स तारीख़ शेरशाही है इसके लेखक जो है अब्बास खां शेरवानी है, तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगले पुस्तक दी गई ताजुल मासिर। जो ताज उल मासिर है उसका नाम फ्रेंड्स उसके लेखक हैं हसन निजामी। और उसके बाद फ्रेंड्स दिया गया आलमगीरनामा। जो आलमगीरनामा पुस्तक है फ्रेंड्स इसके जो लेखक है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। जो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है आलमगीरनामा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया चहार चमन। जो चहार चमन नामक पुस्तक है इसके अगर लेखक पूछा जाए तो वह चंद्रभान ब्राह्मण है। और आपको अगली पुस्तक दी गई है इकबाल नामा ए जहांगीरी। जो इकबाल नामा ए जहांगीरी है इसके लेखक जो है वह मौत बिंद खां है। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, और आगे आपको दिया गया है अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। तो फ्रेंड्स आपसे अब्दुल हामिद लाहौरी के पूछा जाता है तो वह शाहजहां के काल से संबंधित इतिहासकार थे। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि पादशाहनामा की रचना किसने की, तो वह अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा की गई। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके आगे फ्रेंड्स आपको दिया गया है, आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम या शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। तो फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला के नाम से जाना जाता है, जिसका समय पीरियड 1719 से 1748 ईस्वी था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, तो आपको बताना है मोहम्मद शाह। आप लोगों को बस इतना ही आंसर देना है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, और आगे आपको दिया गया है शाह आलम द्वितीय के कार्यकाल जो है वह 1759 से 1806 ईस्वी तक था। इनका वास्तविक नाम अली गौहर था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम इसको पहले ही पढ़ा चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा, अगला पॉइंट आपको दिया, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो वह थी फारसी। चलिए फ्रेंड्स आपको अगला दिया गया नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो फ्रेंड्स इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा, नस्तलीक। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे आपको दिया गया है मुग़ल बादशाह औरंगजेब। इंडिकेट कीजिएगा फ्रेंड्स, मुग़ल बादशाह औरंगजेब नस्तलीक और शिकस्त लिखने में निपुण था। तो आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे आपको दिया गया है अजमेर का किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं और 18वीं शताब्दी में वैष्णव उपनाम यानी नगरी दास राधा का सेवक था। तो फ्रेंड इस पॉइंट को भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास, जो कि 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं हैं। तो इसे भी आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है कि रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया किसके द्वारा लिखी गई, तो वह केशव दास द्वारा रचित गई। आपको बस इतना ही बताना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और आगे देखिएगा। आगे आपको दिया गया चौथे गुरु, यानी जो चौथे गुरु श्री यानी रामदास है, यानी सिखों के चौथे गुरु रामदास
के समय में मुग़ल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी बनवाया था। इसे आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया सिखों को पांचवें गुरु अर्जुन देव, जो कि ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन अगर आपसे पूछा जाता है तो वह गुरु अर्जुन देव द्वारा और 1604 ईस्वी में किया गया। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और आगे देखिए। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके द्वारा दी गई, तो वह जहांगीर के द्वारा की गई। आपको इसे याद करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला पॉइंट आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नामक नगर बसाए और आपको दिया गया मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को दान देना होता था। आप लोगों को मसनद प्रथा यह गुरु अर्जुन देव द्वारा चलवाई गई, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और आगे आपको दिया गया है सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से 100% प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। आप लोग देखिएगा। आपको दिया गया है, एक तरफ दिए गए हैं सिख गुरु और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए हैं। तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा। आपको जो पहला दिया गया है गुरु नानक जो है वह सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि जो है उसकी शुरुआत गुरु अंगद द्वारा की गई। अमृतसर नगर की स्थापना जो है वह गुरु रामदास द्वारा की गई और आदि ग्रंथ का संकलन जो है वह गुरु अर्जुन देव द्वारा की गया। उसके बाद स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है वह भी गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। और फ्रेंड्स आपको अगला दिया गया है खालसा पंथ की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, और यह गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे याद किए होंगे। हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और आगे देखते हैं। आपको दिया गया है गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। तो आप लोग इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स है आपको सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई। तो आप लोग इसे भी याद कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया गया है खालसा पंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की गई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला आपको दिया गया बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव, इसे इंडिकेट कीजिएगा। आपसे पूछा जाता है बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है, तो लक्ष्मण देव नाम है या लक्ष्मण देव भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे और आगे देखिए। आगे आपको दिया गया है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1524 ईस्वी में चिनकिलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना, तो आप लोगों को बताना है वह चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क द्वारा 1724 ईस्वी में की गई। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला पॉइंट दिया गया है 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। तो फ्रेंड इसे भी इंडिकेट कीजिएगा। और आज की क्लास का आपको लास्ट पॉइंट दिया गया है, आप लोग इसे देखिएगा। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं बनाई। तो फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जाता है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा इंडिकेट कीजिएगा। यहाँ पर राजा जयसिंह यानी सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और आपको जितने भी इस क्लास में 3 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए उन सभी का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करते हैं आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जो भी आपके सिलेबस में अगला टॉपिक दिया होगा उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।